वो अब क्लियर है। ठीक है, चलो भैया हम फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछली बार जो बताने से वंचित रह गए थे वो बता देता हूँ भैया। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, हाँ अब सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सब सही है। फिक्स प्रीपोजिशन की बात करेंगे। देखो उससे पहले फटाफट से मैं ये बात कर रहा था आपके सामने अनअकैडमी के जो क्या फायदे हैं। अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन जिसने नहीं लिया जल्दी ले लेना भैया। कारण ये है कि बहुत बढ़िया है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए क्रैक करने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं है। लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अपना अपना कोर्स जो है स्ट्रक्चर करके। ठीक, तो जैसे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज है आपके सामने, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज डिलीवर्ड बाय द बेस्ट एजुकेटर्स। तो बहुत ही शानदार सुविधाएं। अब हम थोड़ा सा क्या है क्लास में, मैं इसको डिटेल में नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि क्लास को पहले ही टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से काफी लेट हो चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टॉल करना है आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, या जो भी है, एसएससी, यूपीएससी, व्हाटएवर जो भी आपका गोल है उसको सिलेक्ट करने के बाद ये 3 कोर्स आपके सामने खुलेंगे, 6 मंथ, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। इनमें से 12 मंथ्स या 24 मंथ्स वाला ले लेना क्योंकि इतना समय आपको जरूर लगेगा कोर्स को कंप्लीट करने के लिए और प्रैक्टिस सेशन के लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा, RATHORE10 राठौड़ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं, रेफरल कोड को। ठीक है, इस चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स को आप जो है सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा दो। चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पहुंचाता हूं जहां से हमको पढ़ना शुरू करना है। शुरू करें भैया। देखो सबसे पहले नंबर पे अपन पढ़ेंगे कंफ्यूजेबल फिक्स प्रीपोजिशंस। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे पास में जिनके साथ में 2 प्रकार के प्रीपोजिशन आ सकते हैं, या कभी कभी कोई ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ किसी कंडीशन में तो प्रीपोजिशन आता है और किसी कंडीशन में प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी स्पेशल में, उसमें मैंने पढ़ाया था कि आंसर अगर ये नाउन है तो इसके बाद में आता है टू, और अगर ये वर्ब है तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे हमने बात करी थी पिछली बार कंप्राइज, इसके साथ अगर ये एडजेक्टिव का काम करे या पेसिव वॉइस में लिखा हुआ हो तब इसके साथ में आता है ऑफ, और अगर ये वर्ब हो एक्टिव में तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, यानी किसी भी प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। तो ये जो कंफ्यूजेबल सेट ऑफ प्रीपोजिशन है ये हमको पढ़ना है। अभी बात समझ में आ गई आपके। शुरुआत में अपन डायरेक्ट सारे प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर रहे, सिर्फ कंफ्यूजेबल प्रीपोजिशंस का यूज कर अभी पढ़ रहे हैं हम, है ना, कि भाई कब किस परिस्थिति में प्रीपोजिशन आता है या नहीं आता है। एक बार पहले जल्दी से इस सेंटेंस को देखो और इसमें क्या गलती है बताओ। आई नीड योर सिग्नेचर ऑन द क्रेडिट कार्ड रिसीट। ये गलत है या सही है ये बताना हमको फटाफट से। टू आएगा, ठीक है। आई नीड योर सिग्नेचर ऑन द क्रेडिट कार्ड रिसीट। भैया इसको रिसीप्ट नहीं पढ़ा करें, इसको रिसीट ही पढ़ा करें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपके सबके आंसर दूंगा। अब दूसरे नंबर पे फटाफट से इसमें क्या एरर है ये बता दो। प्लीज साइन ऑन दिस पेपर। नंबर 2, प्लीज साइन ऑन दिस पेपर।
पिछले का और इसका आंसर एक साथ बता रहा हूं, पहले आप लोग जल्दी से आंसर दे दें सेकंड क्वेश्चन का। टू नहीं आएगा। ये आप कौन से क्वेश्चन में दिखा रहे हैं? देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ टू लिखा ही नहीं है ना। चलो ठीक है भैया, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहली बात, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑन का यूज नहीं किया जाएगा, जबकि जो पीछे वाला हमारा क्वेश्चन गया सिग्नेचर, उसके साथ में ऑन आएगा। ठीक है, ऑन आएगा। कैसे हुआ देखो जल्दी से याद रखना इन शब्दों को। ये जो हमारे शब्द हैं साइन और सिग्नेचर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? साइन और सिग्नेचर दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? साइन एक वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड। ठीक। जबकि सिग्नेचर जो है ये हमारी नाउन है और इसके बाद हम ऑन का यूज करते हैं ना। सिग्नेचर नाउन है, इसके बाद ऑन का यूज, ठीक है। साइन वर्ब है, इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। ध्यान से समझ लो। अब यहां अपन ने ये सेंटेंस देखा, प्लीज साइन ऑन दिस पेपर। ये साइन क्या हुआ भैया? हमारा वर्ब है और ये ऐसी वर्ब है जिसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो यहां से हमको ऑन हटाना पड़ेगा। जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में आई नीड योर सिग्नेचर ऑन द क्रेडिट कार्ड रिसीट, ये सिग्नेचर है नाउन और इसके बाद किसका यूज होता है? ऑन का यूज होता है। ठीक है, ये आगे आपके पास में बहुत ही बढ़िया नोट लिखा हुआ है। सिग्नेचर इस वर्ब के बाद ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके दिया जाता है, जो गलत है। आपके साथ में लिख देंगे सिग्नेचर साइन के साथ ऑन, साइन ऑन, गलत है ये। बात समझ में आ गई हो? जल्दी से थम्स अप दे दो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े भैया। ऐसे ही कंफ्यूजिंग सेट्स पढ़ने हैं अपन को। भी जल्दी से सेंटेंस में गलती बताएंगे। देयर इज लैक ऑफ पेशेंस इन हिम, उसमें पेशेंस यानी धैर्य की थोड़ी कमी है। जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल सिग्नेचर ऑन सही है, एडियाबेटिक रिएक्शंस, लेकिन साइन के बाद ऑन नहीं आता, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। देयर इज लैक ऑफ पेशेंस इन हिम, जल्दी से गलती बताएंगे। और इसके साथ ही एक और सेंटेंस और देख लेते हैं। ही लैक्स ऑफ पेशेंस। ए नहीं आएगा आएगा, ए आएगा। दोनों सेंटेंस को कंपेयर करेंगे, जल्दी से जवाब देंगे किसमें क्या आएगा और किसमें क्या नहीं आएगा। शब्द देखो लैक, क्या मतलब होता है इसका? भैया लैक का मतलब होता है कमी। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो जाते हैं इसके प्रीपोजिशन के यूज को लेकर लोग। लैक का मतलब होता है कमी। दो तरीके से काम करता है भैया, नाउन और वर्ब। दो तरीके से काम करता है, नाउन और वर्ब। नाउन बनेगा तो ऑफ लगेगा, वर्ब बनेगा तो नो प्रीपोजिशन। समझ लो ध्यान से, फिर एग्जांपल में देखेंगे अपन। लैक का मतलब होता है कमी। प्रीपोजिशन कैसे लगते हैं इसके साथ? लैक दो तरह के काम करता है भैया, नाउन का और वर्ब का। अगर लैक आपके बना हो नाउन तो ऑफ का यूज किया जाएगा, लैक आपके बना हो अगर वर्ब तो
प्रिपोजिशन कोई सा भी नहीं आएगा। दोनों सेंटेंस को चेक करेंगे दोस्तों। देर इज ए लैक ऑफ पेशेंस इन हिम, ये हमारा लैक क्या है, नाउन है। कैसे पता चला मुझे, आर्टिकल लिखा हुआ है। तो आर्टिकल के बाद में हमेशा क्या होता है भैया, नाउन होता है, पक्की बात है 100%। और अगर ये नाउन है तो इसके बाद कौन आएगा, ऑफ आएगा, प्रिपोजिशन आएगा, बिल्कुल पक्की बात है। लैक के बाद कभी कभी इन भी आ जाता है ना, लैक इन किसी चीज में कमी होना और लैक ऑफ किसी चीज की कमी होना, दोनों का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहां इस सेंटेंस में लैक्स क्या बन रहा है दोस्तों, वर्ब बन रहा है, और वर्ब बन रहा है तो ऑफ को हटाना पड़ेगा। पहले सेंटेंस में ऑफ नहीं आएगा, दूसरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। जल्दी से बता दो, समझ में आ गया हो तो थम्स अप दे देना फटाफट से। लैक दो तरीके से काम करता है, नाउन और वर्ब। अगर ये नाउन बनेगा तो ऑफ आ जाएगा इसके बाद, अगर ये बनेगा वर्ब तो इसके बाद कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा। इस तरीके से काम करेगा दोस्तों लैक। ठीक बात है। देखो, ही लैक्स पेशेंस, यहां ऑफ नहीं है। अगर ऑफ होता, कोई भी प्रिपोजिशन होता तो गलत करना पड़ता आपको, ठीक है। तो आज के बाद अपन ने यहां पर नोट लिखा हुआ, इसको ध्यान रखना। लैक यानी इसको नाउन और वर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउन के रूप में इसके साथ ऑफ लगेगा, वर्ब के रूप में इसके साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। ये नोट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और दोनों क्वेश्चंस आपके साथ में लिख लेना। बहुत बढ़िया तरीके से आपको डिटेल में सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो ये क्या है, कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि कई बार हमने पढ़ा होता है कि भैया लैक के साथ में ऑफ आता है, लैक ऑफ किसी चीज की कमी। लेकिन जब हम इसको वर्ब के रूप में देख लेते हैं तो वहां से हमको ऑफ हटाना पड़ता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं ये सारी चीजें आपके साथ में लेके आया हूं आपके सामने, ठीक है। ये मैंने पढ़ाई दिया था कंप्राइज का। अब हम ये पढ़ते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन में गलती बता देंगे। इन दोनों सेंटेंस को फटाफट से कवर करो, जो है कंपेयर करो और बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, और जो गलत है वो क्यों गलत है, या फिर दोनों सही है। women today are faced with a lot of hardships, और सेकंड क्वेश्चन है women today face with a lot of hardships। वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे भैया, पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है। फर्स्ट में विथ नहीं आएगा, सेकंड गलत है। वुमेन टुडे फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप, ठीक है। देखो जल्दी से समझ लो इस बात को, उसके बाद बात करेंगे। फेस का मतलब होगा सामना करना। एक तो ये नाउन होता है, ये फेस का मतलब लोग चेहरे को भी कहते हैं, लेकिन यहां हम इसको वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, सामना करना, ठीक है। ये मतलब दे रहे हैं फेस को। सामना करना दो तरीके से यूज होगा भैया, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में, ध्यान रखना। एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर में कह सकते हैं। हालांकि ये जो है दूसरा वाला है, ये पेसिव, ये पहला वाला है, ये पेसिव वॉइस नहीं, यहां पर ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन हम इसको सीधे तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं, अगर फेस यानी सामना करना एक्टिव वॉइस में हो तो नो प्रीपोजिशन, और अगर पेसिव वॉइस में हो तो विथ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर ये फेस यानी सामना करना एक्टिव वॉइस में लिखा है तो इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, पेसिव वॉइस में लिखा है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। दोनों सेंटेंस देख लो। दूसरा वाला सेंटेंस पढ़ रहा हूं पहले। वुमेन टुडे फेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और ये कौन सी वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है तो आपको विथ हटाना पड़ेगा। ठीक है। पहला सेंटेंस आर फेज्ड, ये आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी वॉइस होती है? पेसिव वॉइस होती है। तो यहां पर विथ जरूर आएगा, याद रखना विथ जरूर आएगा। और ये ऐसे करके बात जल्दी से समझ में आ गई हो तो थम्स अप दे दो फटाफट। अगर एक्टिव वॉइस में दिखे फेस तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, और पैसिव वॉइस में दिखे तो विथ लगा देना है जल्दी से। ये 8-10 सेट हैं, सिर्फ ये याद कर लेने हैं हमको। ठीक है, 8-10-12 वर्ब हैं, उनको याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको फेस के साथ यहाँ विथ लगा के दिया जाता है, कई बार उसको हटाना होता है। कई बार जब विथ के बाद में यहाँ पैसिव वॉइस में कुछ भी नहीं लगाया तो विथ लगाना पड़ेगा। ठीक है। आपने कंप्राइज वाला कितना सेंटेंस देखा है? देखो ये सेंटेंस, द कमिटी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 जजेस। कमिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 जजेस। यहां पे स्टूडेंट्स ऑफ को देखते ही हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि भैया कंप्राइज के बाद ऑफ आता ही नहीं है। ध्यान से सुन लेंगे, अगर एक्टिव में है तो ऑफ नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसिव स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ऑफ जरूर आता है। इसलिए इस सेंटेंस में ऑफ लगाना है, बिल्कुल हटाना नहीं। ऑफ बिल्कुल सही है इस वाले सेंटेंस में। तो ये कहां हमको कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपसे ये बातें करने आया हूं। जल्दी से बताओ, समझ आ गया तो थम्स अप देके मेरे को। कहां गए भाई जी सारे ही? चलो सेंटेंस देखो, ये यहां पर अपन ने लिख रखा है, वुमेन टुडे फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप। यहां फेस एक्टिव में है, नो प्रीपोजिशन। एक्टिव पैसिव चेक कैसे करें दोस्तों? अगर कभी भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यानी कि इज, एम आर, वॉज वर, बी या बीन, प्लस इसके बाद में आपके पास में लिखा हुआ हो, इसके बाद में आपके पास लिखा हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, पैसिव, स्ट्रक्चर पैसिव जैसा ही है। ठीक है, यहां मैंने बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है इसी प्रकार। अच्छा, फेस का मतलब सामना करना, वर्ब के एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, जबकि पैसिव में विथ लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना इसको ताकि आपको दिक्कत ना आए, नोट मिल जाए जल्दी से। ठीक है, दोनों सेंटेंस को कंपेयर करेंगे। देख लो भैया, दोनों सेंटेंस को फटाफट से कंपेयर कर लो।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बेसेट वाला काफी एग्जाम में फेमस है। हिंदी क्या होगी? बिल्कुल हिंदी तो बताएंगे, लेकिन पहले देखो बेसेट वर्ब जो लिखी हुई है ना, यहाँ पे शब्द जो बेसेट लिखा हुआ है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में तो हमको समझ में आ ही रहा है डिफरेंस। इन दोनों के स्ट्रक्चर में तो दोस्तों हमको डिफरेंस क्लियर समझ में आ ही रहा है। कैसे? ये इज एम आर के बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इज एम आर के बाद में हम ये देखते हैं, वैसे जनरली जो वर्ब हमारी बेसेट है इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती है, ठीक है, ठीक, क्लियर है। बेसेट का मतलब होता है इन्फेस्ट विथ, यानी घेर घेर लेना किसी चीज से। चलो, विथ नहीं आएगा फर्स्ट में। अच्छा चलो भैया, बेसेट की जो है तीनों फॉर्म सेम है, बेसेट बेसेट बेसेट, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज को घेर लेना, बुरी चीजों से घिरा होना, ठीक है। तो हमने सेंटेंस पढ़ा, वेरियस सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स बेसेट इंडियन वीमेन। अब मुझे बताओ, आर के बाद या तो हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये तो हमारा कहलाएगा एक्टिव वॉइस, हम सब जानते हैं इस बारे में, या फिर हो सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पेसिव वॉइस हो जाएगा, हम सब जानते हैं इस बारे में, ठीक है। अब अगर इस सेंटेंस पहले सेंटेंस में आर के बाद ये लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये कौन सी वॉइस हो जाएगी? ये हो जाएगी पेसिव वॉइस। तो अब ध्यान से सुन लेना, बेसेट के बाद अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, कौन सी वॉइस में? एक्टिव वॉइस में लिखा है मेरे दोस्तों, तो नो प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड, कोई सा भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा पेसिव वॉइस में तो इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा आ जाएगा? विथ आ जाएगा। भैया बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से बता देना। ये बेसेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, देखो विथ नहीं लगा हुआ, बिल्कुल सही है। और यहां पे ये बेसेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आप बोलोगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है? फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। तो मेरे दोस्तों इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कभी जिंदगी में आती ही नहीं है। आती है क्या बताओ? बिल्कुल नहीं आती है। इज एम आर के बाद में कौन कौन आती है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा या फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये मैं मान सकता हूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव वॉइस, और जैसे ही बेसेट पेसिव वॉइस में आएगा इसके साथ विथ बिल्कुल ठीक माना जाएगा। बात समझ में आ गई हो? जल्दी से थम्स अप करके मेरे को बता देना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखो, इंडियन वीमेन आर बेसेट विथ वेरियस प्रॉब्लम्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये आर बेसेट कौन सी वॉइस है? पेसिव, और पेसिव वॉइस है तो क्या आ जाएगा? विथ आ जाएगा। वेरी गुड, कंफ्यूजन खत्म करना है। यहाँ पे क्लियर लिखा है, बेसेट का मतलब होता है ग्रसित होना। वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में किया जाता है। वर्ब के रूप में नो प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव के रूप में विथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसेट को हम आर को अगर मेन वर्ब माने तो ये बेसेट क्या हो जाएगा भैया? आपके एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ, अगर पेसिव में करोगे तो भी, और अगर इसको मान लो एडजेक्टिव माना है तो भी यही करना पड़ेगा हमको, बेसेट के साथ विथ लिखना पड़ेगा। बिल्कुल यही बात है। पेसिव करने से पहले बाय प्लस एजेंट की जगह विथ प्लस एजेंट का यूज कर लेंगे हम। अब ये लास्ट देखो जल्दी से, दो सेंटेंस को जल्दी से कंपेयर करो। 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5।
इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर करो, जल्दी से कौन सा गलत है कौन सा सही है बता दो, उसके बाद में हम इसको समाप्त करेंगे, मतलब इस कंफ्यूजन वाले को समाप्त करेंगे, बाकी बेसिक प्रीपोजिशन में चलेंगे। टू एंड टू इज इक्वल टू 4। पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। नीतीश कुमार, गुड मॉर्निंग। दोनों में डिफरेंस ये क्लियर समझ में आ रहा है कि इक्वल क्या बन रहा है, जल्दी से देखना। ऑफ में आएगा ना, ये मैं समझा नहीं देशराज मीना जी क्या कहना चाह रहे हो राकेश जी। ये देखो जल्दी से इधर, ये इक्वल सेंटेंस में क्या बन रहा है और ये इक्वल सेंटेंस में क्या बन रहा है, ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। देखो ये जो इक्वल है ये वर्ब नहीं है, डेफिनेटली एक वर्ब नहीं है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि इज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी होती, ये लिखा हुआ है एडजेक्टिव, और ये क्या है, ये हमारा वर्ब है। इतनी बात तो आपको समझ में आनी ही चाहिए, क्योंकि 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, यहां तक कोई वर्ब नहीं है। 2 5 ये भी वर्ब नहीं है, तो इक्वल क्या हो गया, वर्ब हो गया इस सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में अगर इज लिखा हुआ है तो दोस्तों इक्वल वर्ब हो सकती है क्या, नहीं। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि इज एमआर के बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है या फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये दोनों ही नहीं है। इसका मतलब यहां इक्वल काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बात सुनो। अगर इक्वल दो तरीके से काम करता है, इक्वल का मतलब होता है बराबर, दो तरीके से काम करता है, एक तो है वर्ब और एक है एडजेक्टिव, ठीक। अगर ये वर्ब बने तो नो प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन का यूज बिल्कुल नहीं किया जाएगा, और अगर ये एडजेक्टिव बने तो फिक्स इसके साथ में टू आएगा। आपने यही सेंटेंस देखा है, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। इसको अपन मिक्स में करके इजिकल टू पता नहीं क्या पढ़ते हैं, पर ये इजिकल टू नहीं है, ये इज इक्वल टू है, ठीक है। तो ये यहां पर एडजेक्टिव बन रहा है, इस सेंटेंस में टू बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में इक्वल क्या है, वर्ब, यहां से टू बिल्कुल हट जाएगा, टू बिल्कुल हट जाएगा। बात समझ में आ गई, जिसके थम्स अप देके स्वागत करेंगे। ओसी में आएगा, अच्छा ऐसे बोल रहे हो क्या। कार्डिनल दोस्तों, इसके अंदर ऑर्डिनल एक भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई ऑर्डिनल दिख रहा है कि आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं दिख रहा है, तो फिर ये ओसी वाला नियम कहां से लाया। तो सिंपल कैलकुलेशन बता रहे हैं अपन को कि 4 को 6 से जोड़ के 2 में भाग देने पर 5 होता है, ठीक है। इसमें ऑर्डिनल और कार्डिनल का सेंटेंस बिल्कुल सेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डिनल है ही नहीं। अरे भैया इक्वल के दो काम होते हैं, या तो वर्ब बनता है या एडजेक्टिव बनता है। वर्ब बनेगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, एडजेक्टिव बनेगा तो टू आएगा। यहां हम पहचान गए इसको, ये एडजेक्टिव बन रहा है टू आ जाएगा, यहां हमने पहचान लिया वर्ब बन रहा है टू नहीं आएगा। समझ में आ गया, जल्दी थम्स अप करो, आगे बढ़े, ताकि ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर टू नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल क्या बन रहा है भैया, वर्ब बन रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन नहीं होता है। नोट लिखा हुआ है साफ साफ। वैसे ही जब इक्वल वर्ब होगा, जब इक्वल वर्ब होगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक। जबकि एडजेक्टिव के रूप में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। भैया 6 नंबर है और ये कार्डिनल ही होता है, ऑर्डिनल नहीं है। वो होगा सिक्स्थ, ये होता है ऑर्डिनल। 1 2 3 4 5 6, तो फिर 6 को अलग कैसे कर दिया आपने 4 से। जल्दी पढ़ लो, अपन जो बात कर रहे हैं एक्सेस की।
देखो शांति से, एक्सेस का मतलब होता है किसी जानकारी आदि तक पहुंचना, किसी जगह तक पहुंचना। एक्सेस का मतलब पहुंच भी होता है और कहीं तक पहुंचना भी होता है। दो तरीके से काम करता है भैया, नाउन और वर्ब दोनों काम करेगा भैया। एक्सेस जो आपका शब्द है ये नाउन और वर्ब दोनों काम करता है, ठीक है। अगर ये नाउन बन रहा है तो हमको इसके साथ लगाना है टू। अगर एक्सेस नाउन बन रहा है तो क्या लगाना है, टू। और अगर एक्सेस वर्ब बन रहा है तो कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। बात समझ गए। सीधा सा चित्र अपन ये बना सकते हैं कि जो हमारा वर्ड एक्सेस दो तरीके से काम करता है, नाउन और वर्ब। नाउन होने पर लगाएंगे टू, वर्ब होने पर नो प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड। इस आधार पर जल्दी से क्वेश्चन के जवाब दे दो। ये रहा आपके सामने। ठीक है। यू हैव अनऑथराइज्डली ट्राइड टू एक्सेस टू माई कंप्यूटर। जल्दी से देखेंगे सेंटेंस में। यू हैव अनऑथराइज्डली ट्राइड टू, भैया ट्राई के बाद में इंफिनिटिव होता है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे अपन ये क्वेश्चन करते हैं ना, आई एम, बिल्कुल नहीं आएगा मनोज कुमार जी, सही जवाब है आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस पजल, ठीक। तो यहां जो है ट्राई के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यहां पर जो एक्सेस काम कर रहा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम कर रहे हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो दोस्तों टू बिल्कुल भी नहीं आएगा, पीछे बात कर चुके हैं। ये सेंटेंस देखो, नोबडी हैज एक्सेस टू माई कंप्यूटर। यहां आप ध्यान से समझोगे तो एक्सेस वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बोलो हाँ या ना। हैज के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हैज के बाद हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वर्ब की तीसरी फॉर्म तो लिखी नहीं है, इसलिए ये वर्ब नहीं बल्कि क्या है, नाउन है। और अगर ये वर्ब नाउन है एक्सेस तो टू जरूर आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आई हो तो थम्स अप कर दो। पूरी तरीके से आपके एडवांस लेवल पे क्वेश्चन में से जितने भी आपके वो है ना डाउट्स, वो खत्म हो रहे हैं। लास्ट वाला क्या, कौन सा लास्ट वाला? अच्छा दिस वन। सीधी सी बात, इतनी तो हमारे समझ में आई गई होगी कि एक्सेस अगर नाउन है तो टू आएगा, अगर वर्ब है तो नो प्रीपोजिशन, ठीक है। अब सुन लो शांति से। ये ट्राई के बाद में क्या लिखते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ट्राई टू के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है ना इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, ठीक। तो ये एक्सेस यहां पे क्या बन रहा है? वर्ब, और वर्ब बन रहा है तो टू नहीं आएगा, ठीक है। बस ये अपन ने लिखा हुआ है वर्ब बन रहा है तो टू, नो प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड, कोई सा भी प्रीपोजिशन नहीं होगा, इसलिए टू हटा दिया अपन ने। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। इस शब्द के बारे में देशराज मीना जी मैंने क्लियर कहा है, अभी इसी क्वेश्चन में ये कहा है। चलिए फिर से आप सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कैसे पता करें कि वर्ब ना है? चलो बताओ मुझे, है और हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। क्या ये थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, और वर्ब नहीं है तो क्या काम होगा इसका? दूसरा नाउन। इसका मतलब ये क्या बन रहा है यहां पर? नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि हैज हैव जब मेन वर्ब होता है तो उसके बाद नाउन भी तो हो सकता है ना। हैज हैव जब मेन वर्ब बनता है तो इसके बाद में नाउन होता है ना। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। मेरी पहुंच है उसके कंप्यूटर तक, तो मैं क्या लिखूंगा? आई हैव एक्सेस टू,
एक्सेस वर्ब नहीं है, ये किससे पता चला? क्योंकि ये थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर वर्ब होती ना तो थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती। बात समझ में आ गई है तो थम्स अप कर देना ताकि मेरे को भी लग जाए। जल्दी से कॉन्टेक्ट शब्द के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट है आई थिंक ये, नहीं अभी है थोड़ा बहुत। चलो वेरी गुड। कॉन्टेक्ट शब्द के बारे में बात करेंगे। कॉन्टेक्ट जो है दो तरीके से काम करता है, या तो नाउन का या वर्ब का। ध्यान से सुन लो, या तो नाउन का। और कॉन्टेक्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए शांति से पढ़ लेंगे इसको। 8-10 शब्द है, इनको याद कर लेना, ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही एडवांस लेवल पे आप चीज सीख जाएंगे तो एग्जाम में गलतियां होना बंद हो जाएगी। जहां से कंफ्यूज होता है वहीं पे क्वेश्चन बनता है। कॉन्टेक्ट दो तरीके से काम करता है, या तो नाउन का या फिर वर्ब का। अगर नाउन बने तो विथ लगाना है, और अगर वर्ब बने तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। ठीक है, बाकी कॉमन सेंस से एक दो छोटी मोटी चीज है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन बन रहा है कि वर्ब बन रहा है। ठीक है, जैसे पिछले सेंटेंस में अपन को पता चला था हैज एक्सेस का, हैज के बाद अगर वर्ब होता तो एक्सेस्ड आता। तो दो तरीके से काम करेगा। अगर नाउन होगा तो विथ आएगा, वर्ब होगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब आपको चेक करना, जल्दी से देख लो। विथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कॉन्टेक्ट जो है इस सेंटेंस में वर्ब बन रहा है कि नाउन बन रहा है? I tried to contact him but failed. ठीक है, और भी बताएं भैया लोग बाग। शेखावत जी, कोमल चौधरी वर्ब, और कोई भैया? वर्ब। ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन में हम पढ़ के आए थे कि ठीक है, मनोज कुमार जी वर्ब, सभी ने वर्ब कहा है एक को छोड़कर। कल से क्या दिक्कत करता है? ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। टू के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई ट्राइड टू, ये क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, आई हैव नो कॉन्टेक्ट विथ हिम। जल्दी से पता लगा लेंगे भैया। अब आप कहें कि इसमें कॉन्टेक्ट वर्ब है कि नाउन है, तो मेरी बात सुनो, नो के बाद में कभी भी वर्ब आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती है। नो है एक डिटर्मिनर। जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे। नो हमेशा क्या है? डिटर्मिनर है। इसके बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? नाउन का। देखो, आई हैव नो वर्क। ठीक है, ही हैज नो मनी। ऐसे करके लिखते हैं। नो हमेशा ही डिटर्मिनर है, इसके बाद 100% एक नाउन का यूज किया जाता है। जिनको नहीं पता है वो जल्दी से इस चीज को नोट कर लेंगे कि जो हमारा नो है वो एक डिटर्मिनर है और इसके बाद हम एक नाउन का यूज करते हैं। यानी कि कॉन्टेक्ट यहां पर नाउन बन रहा है, और नाउन बन रहा है तो यहां पर विथ जरूर आएगा, इसलिए इस सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है। समझ रहे हैं? अगर इस वाले क्वेश्चन में हम यहां पर विथ लगा दें, आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट विथ हिम, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं भैया। ठीक है, क्योंकि हमने ज्यादातर ये याद किया गया है, हम
सर टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिए कि अपन ने नहीं पढ़े भैया? नाउन का टॉपिक अपन नेक्स्ट मंथ में करने वाले हैं, पक्का करने वाले हैं, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हमने याद किया भैया कॉन्टेक्ट के साथ हम विथ का यूज करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए विथ का यूज करते हैं। लेकिन ये कब करते हैं, इसकी कंडीशन है कि अब कॉन्टेक्ट आपका नाउन का काम कर रहा होना चाहिए। किसका काम कर रहा होना चाहिए? नाउन का। लेकिन अगर ये वर्ब है तो नहीं होगा, अगर यहां विथ लगा तो क्वेश्चन कत्ते ही गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इन छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना है। और कैसे पहचाने, तो मेरी बात सुनो, अगर कोई भी हैज के बाद में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है तो उसकी एक संभावना होती है वर्ब होने की। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब है। अगर नहीं है, वहां पर एक्सेस क्लियर लिखा हुआ है, तो दोस्तों पहचान जाना चाहिए कि अब ये वर्ब नहीं हो सकता है, तो नाउन ही होना चाहिए। छोटी मोटी चीजें, नो के बाद में आने वाला हर एक शब्द एक नाउन होता है। ठीक है, नो एक डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के नाम बाद में क्या यूज करोगे? नाउन यूज करोगे, तो यहां पर कॉन्टेक्ट क्या हो गया? नाउन हो गया। ये छोटी मोटी चीजें तो हमको याद करनी चाहिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, बस इतना सा ही काम। चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द पढ़ रहे हैं अपन, वो है एंटर। जल्दी से इस सेंटेंस में गलती बताएं। यहां मैंने ये आर्टिकल ए लगा दिया है। यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया दोस्तों। ही एंटर्ड इनटू द बेडरूम ऑल ऑफ अ सडन। चलो ध्यान से बात को सुनो। एंटर के बाद हम कोई सा भी प्रिपोजिशन नहीं लगाते। एंटर का मतलब, अगर हमने कहा है किसी स्थान में प्रवेश करना, किसी स्थान में प्रवेश करना, अगर ये मतलब है एंटर का, तो नो प्रिपोजिशन विल बी यूज। नो प्रिपोजिशन, कोई सा प्रिपोजिशन नहीं लगाते, ना इन लगाते हैं ना इनटू लगाते हैं, कोई सा ही नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि ये इनटू हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं? ही एंटर्ड इनटू द बेडरूम ऑफ ऑल ऑफ अ सडन। वो अचानक से बेडरूम के अंदर प्रवेश किया, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? एंट्री, प्रवेश करने के रूप में यूज कर रहे हैं। तो यहां इनटू का बिल्कुल भी हमको यूज नहीं करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ये अपन ने लिखा भी यहां पे, प्रवेश करने के अर्थ में इसके साथ प्रिपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। कोई सा ही नहीं होता है, ना इन होता है ना इनटू होता है। आपको जनरली इनटू का यूज करके क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है। एंटर के साथ हम इनटू का यूज करते हैं क्या कहने के लिए? किसी डिस्कशन में शामिल होने का अर्थ जब हो, है ना, किसी डिस्कशन में शामिल होने का अर्थ हो, टू स्टार्ट और इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का सेंस हो, किसी काम में भाग लेने का सेंस हो। ठीक है, आई एंटर्ड इनटू दैट डिस्कशन, मैं उस डिस्कशन का भागीदार बना या भाग लिया मैंने उसमें। तो उसमें जब एंटर इस सेंस में यूज करोगे तो इसके साथ इनटू लगा देंगे। या फिर हम एंटर करें किसी एग्रीमेंट में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तब हम इसके साथ इनटू का यूज कर देंगे। जैसे कि आई रिफ्यूज टू एंटर इनटू एनी डिस्कशन, मैंने किसी भी प्रकार के डिस्कशन में शामिल होना। अब यहां पर इसका अर्थ किसी स्थान पे प्रवेश है तो है ही नहीं कि डिस्कशन नाम की कोई जगह उसके अंदर घुस गया, ऐसा तो सेंस है ही नहीं। सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि डिस्कशन जो है, किसी भी तरह के डिस्कशन में शामिल होना, यहां हम शामिल होने का अर्थ दे रहे हैं, डिस्कशन में शामिल होने का। तो जब ऐसा कहा जाएगा तो एंटर के साथ इनटू आ जाएगा। बिल्कुल ये बात समझने की कोशिश करें। ठीक है, या फिर ऐसा होता he and I have recently entered into
एन एग्रीमेंट, यानी कि उसने और मैंने अभी एक रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है। जब एग्रीमेंट में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना हो तो एंटर के साथ क्या लगा देंगे, इनटू लगा देंगे। ठीक, दूसरा इनटू कब लग जाएगा एंटर के साथ, जब किसी प्रक्रिया को, किसी काम को या किसी डिस्कशन के अंदर शामिल होने का जब पार्ट बने, इंक्लूड होने का पार्ट काम बने, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम हम इनको कर लेंगे। ठीक है, चलो इस टाइम एंटर के बाद हम क्या लगा देंगे, इनटू लगा देंगे। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर देना, क्योंकि समाप्त हो चुके हैं ये हमारे कंफ्यूजेबल वाले। इसमें जिसको भी जो डाउट हो भैया पूछ लेना और सारी चीजें लिख लेना, क्योंकि इतने ही हैं ये। आंसर के साथ में 2 आता है, आंसर के साथ में 2 नहीं आता, ये सारी बातें आपको बता दी गई। चलो चलो भैया शुरू कर दें आगे अगर आप लोग कहें तो, या फिर बस समाप्ति की घोषणा करें। शाबाश, ठीक है। चलो अब मैं फटाफट से आपको ऐसे प्रिपोजिशन बता रहा हूं, ऐसे वर्ड्स बता रहा हूं जिनके साथ 2 प्रकार के प्रिपोजिशन यूज किए जा सकते हैं, या जो फिक्स प्रिपोजिशन है सही मायनों में हम अभी स्टार्ट कर देते हैं फिक्स प्रिपोजिशन। समझ रहे हो आप बात को? जैसे वर्ड है आपका एंग्री, फटाफट करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे अपन। इसको शब्द है एंग्री, इसके साथ एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। ठीक, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। अब ध्यान से सुने, एंग्री के साथ हम 2 प्रिपोजिशन का यूज कर सकते हैं, या तो विथ का या एट का, दोनों में अंतर है। अगर किसी व्यक्ति यानी समवन से गुस्सा हो तो क्या लगाओगे, एंग्री विथ, और अगर किसी बात पर गुस्सा हो तो एंग्री एट। समझ गए? यानी कि हम कह सकते हैं आई एम एंग्री विथ यू एट योर डिसीजन। बात समझ गए होंगे भैया? एंग्री के साथ यू जब किसी व्यक्ति पर हो, किसी पर्सन पर गुस्सा हो तो क्या लगाते हैं, विथ, और किसी बात पर गुस्सा हो तो एट लगाते हैं। ऐसे करके एंग्री के साथ 2 प्रिपोजिशन लगाए जाते हैं। अब देखो, सिर्फ एंग्री को याद मत करो, इसके साथ इसके सिनोनियम को भी याद कर लो। एनरेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करना, एकदम आग बबूला हो जाना। तो एनरेज और एंग्री का सेम मतलब है, तो इन दोनों के साथ के प्रिपोजिशन को एक साथ याद करो, ताकि आपको 2 की बजाय 4 याद हो जाएं। एक जगह एंग्री को याद करोगे, एक जगह एनरेज को याद करोगे, तो याद करने का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। दोनों को एक साथ याद कर लिया भैया, एंग्री और एनरेज। एंग्री और एनरेज दोनों का मतलब होता है गुस्सा। अगर किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो एंग्री या एनरेज विथ, अगर किसी बात पर गुस्सा हो तो एंग्री या एनरेज एट। स्क्रीनशॉट लेते जाना, बाद में सारे नोट्स एक साथ लिख लेना, ठीक है? मैं कुछ प्रिपोजिशन याद करवा के इसके क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको। सेम लगभग यही मतलब है अनॉयड। अनॉयड का मतलब होता है नाराज होना या तो किसी से, ठीक है? एडजेक्टिव या पैसिव वॉइस की तरह यूज होगा ये अनॉयड, क्योंकि वैसे तो कोई प्रिपोजिशन लेता ही नहीं।
तो वही सेम सिस्टम है। अगर किसी व्यक्ति से अनॉय यानी कि नाराज है तो अनॉय विथ का यूज होगा, और अगर किसी बात पर है तो क्या होगा भैया, एट का यूज होगा। अभी देखते जाओ, फटाफट से इसके क्वेश्चन भी लाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां से हमको याद होता है एंग्री, एनरेज, अनॉय, तीनों का मतलब है गुस्सा होना, नाराज होना। विथ आएगा अगर किसी व्यक्ति से है, एट आएगा अगर किसी बात पर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अराइव की। भैया अराइव का मतलब होता है कहीं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है अराइव वाला। अराइव का मतलब होता है कहीं पर पहुंचना, ठीक है। दो प्रकार से प्रीपोजिशन यूज होंगे, अराइव एट, किसी स्थान पर, किसी डिसीजन पर, या किसी कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, ठीक है। किसी स्थान पर, छोटी जगह हो सकती है, या फिर हम कहें कि किसी कंट्री के अंदर, किसी स्टेट में, या किसी बड़े मेट्रोपोलिस में, या किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए किसका यूज करेंगे, सम प्लेस नहीं है, सम प्लेस है, प्लेस, प्लेस। अराइव एट, या किसी डिसीजन पर आप पहुंच गए हैं तो उसको भी अराइव एट कहते हैं। किसी कंक्लूजन, निष्कर्ष पर पहुंच गए तो अराइव एट। अराइव इन का यूज कब करते हैं, जब कंट्री की बात करेंगे। आई अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड, इन व्हाटएवर कंट्री, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है। अराइव के साथ इन कब लिखते हैं और एट कब लिखते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। सेम अम्यूज का मतलब होता है मजाक करना या मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन, अम्यूज। बात समझ में आ गई। यही एट और विथ का सेम चक्कर है भैया। विथ कब लगाते हैं, जब किसी व्यक्ति से आप जो है अम्यूज हो, मनोरंजित हो, और अम्यूज एट किसी बात का मजाक उड़ाने के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। ये वर्ब है डाई, और इसको बहुत ही शांतिपूर्वक याद कर लो क्योंकि इसके साथ बहुत अलग अलग प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेंगे। और अभी तक की सब बात ठीक है तो भैया वो दे देना थम्स अप फटाफट। चलो ठीक है भाई। डाई के साथ अलग अलग प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सबसे पहले तो डाई का मतलब होता है मरना, ये हम जानते हैं। अगर किसी कारण के लिए मरे, मान लीजिए देश सेवा के लिए अगर किसी ने जान दी है, तो ये लिखा जाएगा डाई फॉर कंट्री। नमस्ते सृजन जी, नमस्ते। कन्फ्यूजेबल जितने भी प्रीपोजिशन थे वो सारे हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे थोड़ा एक वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन क्या मतलब देते हैं उसके लिए अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। डाई के साथ ऑफ कब लगाते हैं, जब किसी बीमारी से किसी की मृत्यु हो जाए, और ये हो जाएगा डाई ऑफ व्हाटएवर, है ना, डेंगू या किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो डाई ऑफ लगाते हैं। अगर किसी कारण के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो डाई फॉर लगाते हैं। डाई फ्रॉम कब लगाते हैं हम, जनरली डाई फ्रॉम का हम यूज करते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी शॉक, है ना, किसी को करंट आ गया, इनके लिए अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। किसी थिंग, किसी चीज से किसी की मृत्यु हो जाए तो अपन लगाते हैं डाई फ्रॉम, है ना। इलेक्ट्रिसिटी शॉक वगैरह हो गया, कोई भी सडन डेथ को हम बता सकते हैं, है ना। जैसे हार्ट अटैक से हो जाए तो भी डाई फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। डाई ऑफ तो हार्ट डिजीज के लिए करेंगे क्योंकि किसी बीमारी से हुई है। हार्ट अटैक याद रखना, अचानक से सडन डेथ के लिए अपन कहीं भी चीज कोई सडनली हो जाए तो उसके लिए अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। अब डाई इन हार्नेस, ये आपकी ईडियम है जिसका मतलब होता है कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाना, कार्यस्थल पर मृत्यु। आप समझते हैं कुछ साल पहले एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई क्रिकेट फील्ड पर, जब वो फिल ह्यूजेस ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर की डेथ हो गई खेलते खेलते, तो उसको डाई इन हार्नेस कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस गया हुआ है, वहां पे अगर किसी भी कारण से उनकी डेथ हो जाए तो उनको कहा जाता है डाई इन हार्नेस, यानी कार्यस्थल पर काम करते करते डेथ होना।
तो डाई के साथ ये 4 चीजें हमने समझी, जल्दी से देखो। डाई फॉर किसी कारण के लिए, किसी कॉज, डाई ऑफ किसी बीमारी से, डाई फ्रॉम सडन किसी थिंग से डेथ हो जाना, और डाई इन हार्नेस कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाना। बात समझ में आ गई होगी, वेरी गुड। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास में, डील। हाँ, फिल ह्यूज, ह्यूज नहीं, आई थिंक फिलिप ह्यूजेस था उनका नाम, मैं कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी देखो, डील, डील के साथ 2 प्रिपोजिशन यूज करते हैं। व्यापार करना, डील इन किसी चीज में व्यापार करना, ध्यान से सुनना। डील इन किसी चीज में व्यापार करना, यानी कि मैं स्टेशनरी, कोई किसी की स्टेशनरी की शॉप है तो वो ये बोल सकता है कि आई डील इन स्टेशनरी, है ना। डील विथ का मतलब होता है कॉप विथ, है ना, कॉप विथ के रूप में यूज कर सकते हैं। कॉप विथ थोड़ा सा पोलाइट है, डील विथ का मतलब होता है किसी बुरे व्यक्ति के साथ में किस तरीके से आप सहन करोगे, टॉलरेट किसी को करना, तो उसको कहा जाता है डील विथ। किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से डील करना, या किसी व्यक्ति को हैंडल करना, उसके लिए उस सेंस में यूज किया जाता है डील विथ, है ना। तुम कैसे इस तरह के आलसी व्यक्ति के साथ डील करोगे, डील करोगे का मतलब कैसे सहन करोगे उसको, उसके साथ कैसे रहोगे, कैसे तुम्हारा टाइम पास होगा। तो ऐसे में लिखा जा सकता है, हाउ कैन यू डील विथ सच ए लेजी पर्सन। तो डील के साथ विथ कब लगाते हैं, जब किसी व्यक्ति के साथ डील करना हो। इन कब लगाते हैं, जब हम ये बताते हैं कि किस चीज में अपन व्यापार कर रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से, शाबाश। यहां तक सब क्लियर हो तो हम सब, तो मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा सबसे, है ना। डिफर फ्रॉम, डिफर ऑन और डिफर विथ। डिफर एक वर्ब है, चलो शाबाश। डिफर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है भेद होना या अलग अलग होना। डिफरेंस जो नाउन बनता है वो इसी डिफर से बनता है। तो सबसे पहले देखो, डिफर फ्रॉम अ थिंग, यानी कि किसी बात में डिफरेंट होना, है ना। किसी, जैसे मैं कह दूं कि हर व्यक्ति अपने अपने गुणों को लेकर अलग होता है ना। तो अपने अपने गुणों में अलग होता है। तो किसी बात पर अगर आप डिफर हैं तो डिफर फ्रॉम का यूज करते हैं। डिफर ऑन किसी पॉइंट, यानी किसी मुद्दे पर, किसी मतभेद होना, मतभेद होना, या हम कहते हैं किसी मुद्दे पर अलग अलग राय होना, किसी मुद्दे पर अलग राय होना, इसको हम कहेंगे डिफर ऑन। ठीक, आई डिफर यू ऑन दिस, यानी कि इस बात में मैं तुमसे अलग बात करूंगा। डिफर विथ, ये भी किसी व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कैसे लिख सकते हैं, ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी, मुझसे अलग है। ठीक है, आई डिफर फ्रॉम यू, सॉरी, आई डिफर विथ यू ऑन दिस। ध्यान से सुनो इस सेंटेंस को, आई डिफर विथ यू ऑन दिस, यानी इस मुद्दे पर, ऑन दिस, इस मुद्दे पर मैं आपसे अलग राय रखता हूं। तो डिफरेंस फ्रॉम तो सीधा ही हो जाता है कि भैया किसी चीज से अलग होना। और जब हम किसी मुद्दे पर या किसी राय पर, किसी बात पर अगर किसी से अलग हैं या हमारी राय अलग है, तो उस सेंस में अपन पर्सन के साथ तो विथ लगाते हैं, जबकि उस बात पर हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ध्यान से ये सेंटेंस देखो, आई डिफर विथ यू ऑन दिस मैटर। बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। हम किसी एक मुद्दे पर लड़ाई हो रही है, हम कह रहे हैं कि इस वाले मुद्दे पर मैं आपसे अलग राय रखता हूं। डिफर विथ अ पर्सन ऑन एनी मैटर। ठीक है, तो ये एग्जांपल वगैरह का इस सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं अपन। डिफर के 3 यूज हुए, तीनों अपन ने देख लिए। ये क्या हुआ?
थोड़ी, ये काफी पीछे चला गया, ये पेज डाउन हो गया। हाँ ठीक है, चलो इसके बाद हम ये बहुत सारे प्रीपोजिशन एक साथ याद कर लेते हैं। सेट बना के याद करेंगे तो क्या होगा कि एक की जगह चार याद हो जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरा ये करने का क्या मतलब है? ये ऐसे जमाने का सिर्फ इतना अर्थ है कि मान लो आप थैंकफुल को अलग जगह याद कर रहे हो, ग्रेटफुल को किसी और दिन याद कर रहे हो, ऑब्लाइज्ड को कभी और याद कर रहे हो, तो आपके पास में याद करने की चीजें, दायरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि एक तरह की चीजों को एक साथ याद कर लिया जाए ताकि हमको याद करने की छोटी छोटी चीजें ही बचे, कम चीजें बचे। बात समझ रहे हो? अगर मैं थैंकफुल को किसी और दिन याद करूं, कहीं और याद करूं, ग्रेटफुल को कहीं और याद करूं, इस इंडेटेड को कहीं और याद करूं, तो मेरे को तीन तीन चीजें याद करनी पड़ेगी। लेकिन मान लो मुझे ये पता है कि किसी का आभार होना, आभार समझते हो ना, थैंकफुल या कृतज्ञ, ये कृतज्ञ और आभार व्यक्त करने के लिए चार शब्द हैं, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड और इंडेटेड। ये इसमें बी साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, बी नहीं बोलेंगे, इंडेप्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंडेटेड। डेप्ट तो हो जाएगा वो उधार वाला है ना, तो ये हो जाएगा इंडेटेड। इन चारों का मतलब होता है आभार व्यक्त करना या कृतज्ञ, किसी के प्रति कृतज्ञता जताना। इनके लिए ये चार शब्द होते हैं। इन चारों के साथ सेम प्रकार का प्रीपोजिशन का नियम है, सबको याद कर लो। अगर किसी व्यक्ति के से आप आभार व्यक्त कर रहे हो तो टू लगाना, ठीक है। अगर किसी बात पर आप आभार जता रहे हो तो फॉर लगाना, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल से देख लो। तुम्हारी हेल्प के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं, तुम्हारी हेल्प के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। कैसे लिखेंगे? आई एम थैंकफुल या ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प। देखो दोस्तों, टू यू, यू क्या है? पर्सन है, पर्सन है तो क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। हेल्प क्या है? समथिंग है, किसी चीज पर, किसी बात पर, तो क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे। सारे एक साथ याद रख लेना, थैंकफुल टू समबडी, ग्रेटफुल टू समबडी, ऑब्लाइज्ड टू समबडी, ठीक है। थैंकफुल फॉर किसी बात पर समथिंग, ग्रेटफुल फॉर समथिंग, ऑब्लाइज्ड फॉर किसी बात पर समथिंग। ऐसा ही इंडेटेड टू और इंडेटेड फॉर, इंडेटेड टू समवन किसी व्यक्ति पर, इंडेटेड फॉर किसी बात पर। सबको समझ में आ गया? जल्दी से थम्स अप दे देना। इन सारे शब्दों को एक साथ याद करना बहुत आसानी हो जाएगी फिक्स प्रीपोजिशन याद करने के लिए। एग्जाम्पल भी लिखा है, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प, ठीक है। और आगे वाले सारे शब्दों को भी हम देख लेंगे। शाबाश। चलो अब सेम प्रीपोजिशन, सेम अर्थ वाले कुछ और प्रीपोजिशन को भी हम देखते हैं। वो है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल, लायबल और आंसरेबल। इनका क्या मतलब है मेरे दोस्तों? इन सब का मतलब है किसी चीज का जिम्मेदार होना, जिम्मेदार होना, है ना। किसी बात की जिम्मेदारी जब किसी के ऊपर आ जाए तो इन चारों में से किसी शब्द का यूज करते हैं। अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल, लायबल और आंसरेबल, सबका मतलब यही होता है जवाबदेह, किसी बात की जिम्मेदारी होना या जवाबदेह होना। इसलिए चारों को एक साथ याद करो, सेम प्रकार से प्रीपोजिशन करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार है तो टू लगाएंगे,
और अगर किसी बात की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो फॉर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी से कोई गड़बड़ हो गई है ना, कोई मिस्टेक हो गई, आप कहेंगे कि साहब ये जो इंस्टीट्यूट है इसके प्रति मैं जिम्मेदार हूं जो भी मिस्टेक हुई है। तो कैसे लिखेंगे, आई एम answerable to the institute for this mistake. I am answerable to you for this mistake. ध्यान से सुनो, to the institute, किसी व्यक्ति या किसी संस्था के प्रति जिम्मेदारी है आपकी तो टू लगाएंगे। किसी मिस्टेक के लिए, किसी बात पर, किसी थिंग पर अगर है तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, ये समवन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है। अगर इनके प्रति जिम्मेदारी है तब तो हमको लगाना है टू, और अगर किसी बात के लिए जिम्मेदार है तो फॉर लगाएंगे। मान लो कोई कंपनी कहते हैं कि इतना नुकसान हो गया, तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि इस नुकसान के लिए मिस्टर एक्स रेस्पॉन्सिबल है ना, हमारे प्रति या संस्था को जो नुकसान हुआ है ना, तो ये कहा जाएगा कि मिस्टर एक्स इज रेस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द लॉस। बात समझ में आ जाए थम्स अप कर देना, लेकिन चारों को एक साथ याद करना। अगर अलग अलग याद करोगे तो मेरे दोस्तों जहां 100 प्रीपोजिशन याद करने वहीं 500 याद करने पड़ जाएंगे। ठीक है, सिनोनियम एंटोनियम बना के याद करोगे तो 500 से कितने याद करने पड़ेंगे, सिर्फ 100। ठीक है, अब जैसे ये इतने सारे प्रीपोजिशन एक साथ याद हो जाएंगे। शाबाश। देखो, एब्सेंट को तो थोड़ी देर छोड़ेंगे, बाकी देखेंगे। डिफरेंट फ्रॉम इसमें हमने याद ही रख दिया था, चलो देखते हैं। भैया अगर आपने इस प्रिवेंट फ्रॉम को रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, इन सब को याद करने की कोशिश करी अलग अलग जगह पर, तो सुनो क्या हो जाएगा। या इसके साथ एक और लिख देता हूं जो इसमें नहीं लिखा हुआ, डिबार फ्रॉम, डिबार फ्रॉम। तो उससे आपके सामने 10 चीजें होंगी। एक नोट लिखना है छोटा सा, किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज को रोकना, या किसी को किसी बात से दूर रखना। बात समझ रहे हो? आप अगर किसी भी चीज से दूर रहते हो, यानी कि मैं कहता हूं कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव से दूर रहते हो, या किसी को रोकना, मैं तुम्हें यहां आने से रोकता हूं। ठीक है, किसी दुर्घटना को होने से रोकना, है ना। हम ये कह देंगे कि भाई ये बहुत अच्छी सुविधाएं पहले से डिजास्टर मैनेजमेंट ने बता दिया था, इसलिए सुनामी से होने वाले जो खतरे थे उसको रोक पाए। ऐसा बताने वाली जितनी भी वर्ब होगी, ऐसा बताने वाली जितनी भी वर्ब होगी, इन सब के साथ फ्रॉम आएगा। छोटी सी बात याद कर ली मैंने, बेसिक रटा नहीं, प्रीपोजिशन याद नहीं किया मैंने, सिंपल सी बात कर दी। दूर रहना, दूर रखना या रोकना, ऐसा बताने वाली जो भी वर्ब होगी उन सब के साथ फ्रॉम लगाऊंगा। अब आ जाऊं, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी दुर्घटना को होने से रोकना। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी दुर्घटना को होने से रोकना, तो रोकना है, फ्रॉम आ जाएगा। रिकवर तो उबरना होता है, इसके साथ फ्रॉम आता है। डिस्क्वालीफाई क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई का मतलब किसी को बाहर कर देते हैं, यानी आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम आ जाएगा। डिफरेंट तो पहले पढ़ के आए फ्रॉम। कीप अवे फ्रॉम, देखो कीप अवे का मतलब क्या होता है, किसी चीज से दूर रहना, फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है, प्रॉपर हिंदी इसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब होता है कोई चीज करने से अपने आप को रोकना, है ना। रिफ्रेन फ्रॉम, दूर रहना। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम, दूर रहना। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, अपन किसी को रोक देते हैं, मतलब यहां पर मत बैठो, मान लीजिए पार्क में मत बैठो, ऐसा कोई भी बोल रहे हैं अपन, तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिट फ्रॉम। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, कोई काम करने से रोकना, तो रोकना है तो फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, एस्केप फ्रॉम मतलब बचकर निकलना, बचकर दूर चले जाते हैं, फ्रॉम आ जाएगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम मतलब किसी को भी किसी खतरे से दूर रखना, फ्रॉम हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात याद करिए, ये सारे प्रीपोजिशन एक साथ याद हो गए। बोलो हाँ या ना।
बेसिक से हो रहा है, ये प्रीपोजिशन याद करने की आवश्यकता नहीं है सारे, बस ये वर्ब देख लो, ये सारी वर्ब के मतलब समझ लो। डिबार का मतलब क्या होता है? डिबार का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से वंचित कर देना, अधिकारों का हनन कर लेना। जैसे एग्जाम में आपको एग्जाम देने से रोक दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? डिबार फ्रॉम। तो रोकना है, फ्रॉम आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? सबके मतलब आपको बता दिए, है ना? और इससे मैंने एक छोटी सी बात जो कही उसको आप याद करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन एक साथ याद हो जाएंगे। नहीं तो प्रीपोजिशन को भैया याद करते करते बहुत ज्यादा प्रीपोजिशन हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे चाहो तो रख भी सकते हो मन में, एक बार याद भी कर सकते हो। एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम। और या फिर छोटी सी बात याद रख लेना, अपने आप को दूर रखना या किसी और को दूर रखना, किसी खतरे से या किसी भी चीज से, क्या लगा दोगे? प्रीपोजिशन फ्रॉम लगा दोगे। शाबाश। चलो, इसके बाद चौंकना। जब भी कभी आपको किसी भी वर्ब से या एडजेक्टिव से ऐसा होना चौंकना, तो चौंकने के लिए हमेशा एट का यूज किया जाएगा, फिक्स ही है। अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, वेक्स्ड का मतलब, अम्यूज्ड का मतलब होता है मनोरंजित होना, सरप्राइज्ड का मतलब हो जाता है अचंभित हो जाना, शॉक्ड का मतलब अचंभित हो जाना। सबके साथ हमेशा एट का यूज किया जाता है। इनको सारों को एक साथ याद कर लो। अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, वेक्स्ड एट, अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मतलब तो मनोरंजित होता है, खैर इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन बाकी सारों को आप जल्दी से बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। एक साथ याद करना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है भैया, चलो शाबाश। इसके बाद ये तो हमको याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हम पढ़ लेते हैं एडजेक्टिव वाले टॉपिक में। कौन से टॉपिक में? एडजेक्टिव वाले टॉपिक में। लैटिन एडजेक्टिव जिनका अंत होता है ओ आर से, उन सब के साथ हमेशा टू लगाया जाता है। ये बात लगभग सबको पता होती है। सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रायर टू, पोस्टीरियर टू, एंटेरियर टू, प्रेफर और प्रेफरेबल, सुपीरियर, इंफीरियर, सबके साथ टू लगता है। ये बात हम सबको मालूम ही है। मालूम है ना भैया? फटाफट से बता दो। लैटिन एडजेक्टिव जो कि एंड होते हैं टू से, इन सब के साथ अपन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। जो कि एंड होते हैं ओ आर के साथ, उन सब के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो ये प्रीपोजिशन लगभग सभी को याद है, इस पे ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक वर्ड अपन को याद करना है, किसी चीज या वस्तु से भरा होना। ग्लास पानी से भरा है। ठीक है, हमारी राह मुश्किलों से भरी है। इन सारी चीजों का इंग्लिश में 4 तरीके से बोला जा सकता है, और यह है इन्फेस्ट, बिसेट, इन्फेक्ट और फिल्ड। इन तीनों को हम कह सकते हैं बुरी चीज से भरा होना, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, और फिल्ड विथ बुरी और अच्छी दोनों के लिए यूज हो जाता है। ग्लास पानी से भरा हुआ है तो हम इन्फेस्टेड का यूज नहीं करेंगे, है ना? हाँ, उसमें हम यूज करेंगे फिल्ड। लेकिन हम ये बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा खेत कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ है, ग्रसित है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे भैया? उसमें बोलेंगे इन्फेस्टेड, है ना? बात समझ में आ गई होगी। यानी किसी वस्तु या किसी चीज, किसी थिंग से भरा हुआ होना, इसके लिए हम कहते हैं इन्फेस्ट, बिसेट, इन्फेक्ट और फिल्ड। और दोस्तों इन चारों के साथ ही प्रीपोजिशन विथ का यूज किया जाएगा, है ना? जैसे कि दिस फील्ड इज infested with insects, यानी कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ है। तो ऐसे करके आप अगर इन चारों को एक साथ याद करोगे तो एक ही चीज हुई याद करने की। क्या चीज हुई याद करने की? कोई भी वस्तु किसी चीज से अगर भरी हुई होती है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं। एक ही चीज याद हुई, एक ही चीज याद करनी पड़ी।
इन्फेस्ट विथ, बेसेट विथ, इन्फेक्टेड विथ और फिल्ड विथ, चारों को एक साथ याद कर लिया तो हमको एक ही चीज याद करनी पड़ी। लेकिन अगर मान लो एक दिन हम इन्फेस्ट विथ याद कर रहे हैं, 3 दिन बाद बेसेट विथ याद हुआ, उसके बाद किसी दिन इन्फेक्ट विथ मिल गया, तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। फिक्स प्रीपोजिशन याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिक्स प्रीपोजिशन को अगर एक सही सीक्वेंस में याद किया जाए तो, अगर बिना सीक्वेंस के याद करोगे तो कभी कुछ याद नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा याद करने का एक दिन में हो जाएगा तो होगा नहीं, अगले पूरे महीने में थोड़ा थोड़ा करके प्रीपोजिशन को पढ़ते रहेंगे। चले भैया, तो ये सारे आपको मैंने आज बताए। हम एंग्री एट, एंग्री विथ, एनरेज एट, एनरेज विथ, एनॉयड विथ एट, अराइव के साथ एट कब आता है, इन कब आता है, अम्यूज के साथ एट कब आता है, इन कब आता है, डाई के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन बनती है और कैसे कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं और क्या क्या याद करना है, डील के साथ इन कब आता है, विथ कब आता है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट से। मिस्टर गुप्ता डील्स डैश आयरन, बंद करना गेट। जल्दी से आंसर देंगे तीसरे क्वेश्चन का। मिस्टर गुप्ता डील्स डैश आयरन, ठीक बात है। आयरन मतलब मैंने कहा था किसी वस्तु में व्यापार करना, व्यापार करना अगर हो तो आ जाएगा डील्स इन, बिल्कुल सही बात है। पहले दोनों आपको पढ़ाए तो नहीं है लेकिन लिख देता हूं मैं। फोर या ओवर आ सकता है और यहां आ जाएगा विथ। क्वेरल का मतलब है झगड़ा, अगर किसी व्यक्ति से झगड़ा है तो विथ आ जाएगा दोस्तों, और अगर किसी बात पर झगड़ा है तो फॉर या ओवर आ जाएगा, फोर या ओवर आ जाएगा, ठीक बात है। सारों के साथ यही होता है, फाइट है ना, बैटल, जितने भी लड़ाई झगड़े वाली बातें हैं ना, क्वेरल, सबके साथ में ऐसे ही होता है। विथ किसी व्यक्ति से, ओवर किसी बात पर, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का जवाब दे दो जल्दी। अगर आपको चारों के आंसर आते हैं तो चारों भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, चारों भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो मैंने पूछा है, क्योंकि ये मैंने आज पढ़ाया है तो ये अपन कर लेते हैं। ही एब्सटेन डैश लिकर, वो लिकर से दूर रहता है, यही मतलब है। एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, किसी काम को ना करना। तो दूर रहना, अपने आप को रोकना या किसी और को रोकना, सब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम आता है। एब्सटेन के साथ फ्रॉम आता है, ये हमें याद है, वेरी गुड। कोमल चौधरी ने और भी याद दिया। देखो रिलाय के साथ ऑन आता है, इसके बारे में भी एक कहानी सुन लो। रिलाय, बैंक, काउंट, कैलकुलेट और क्या हो सकता है, डिपेंड, भरोसा करना, निर्भर होना, इन सब में ऑन का यूज होता है। रिलाय का मतलब होता है किसी पर विश्वास करना, बैंक का मतलब होता है भरोसा करना, काउंट का मतलब किसी पर निर्भर होना, कैलकुलेट मतलब निर्भर होना, डिपेंड मतलब निर्भर होना, सबका एक ही मतलब है, ऑन आ जाएगा। सृजन दुबे ने कहा है फ्रॉम, प्रॉन टू, अफ्रेड ऑफ, वेरी वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही, सारे सही है। प्रॉन के साथ टू आ जाएगा, प्रॉन टू, अफ्रेड के साथ ऑफ आ जाएगा, अफ्रेड ऑफ, एब्सटेन फ्रॉम, बिल्कुल सही, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, सारे सही हैं। सृजन दुबे जी आपके चारों सही हैं, अफ्रेड ऑफ, प्रॉन टू, एब्सटेन फ्रॉम, रिलाई ऑन, ठीक है। लेकिन रिलाई को जब याद करो ना दोस्तों, ये सारे के सारे शब्द एक साथ याद करना, मजा आएगा जीवन में। आपको मजा इसलिए आएगा कि सारी चीजें एक साथ याद करोगे तो एक ही तरह की चीज याद करनी पड़ेगी, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, इन चारों का कर लो जल्दी से। चारों का मतलब आपको बेसिकली ये तो करना ही है, कौन से,
ये दोनों तो करना ही है, सेकंड और फोर्थ। इसके अलावा बाकी दोनों का आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। चलो शुरू करें। देखो पहले दूसरा और चौथा अपन यूज करते हैं। ही प्रोहिबिटेड मी डैश एंट्रिंग। क्या मतलब है? प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध, किसी को एंट्री मना कर देना या कोई भी काम करने से मना कर देना। दोस्तों अभी पढ़ के आए थे, कोई भी काम करने से रोकना या मना करना है तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। एब्जॉर्ब्ड इन, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। ही वॉज प्रिवेंटेड डैश वर्किंग। उसे काम करने से रोका गया या वंचित किया गया, यही मतलब होता है ना? बिल्कुल। तो ये यहां पर हो जाएगा फ्रॉम। बात को समझ गए होंगे आप। आयुष मिश्रा जी ने कहा इन, फ्रॉम, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड इन और सकम्ब के साथ दोस्तों आएगा टू, ठीक है। अब बता देता हूं सारे की कहानी। सकम्ब के साथ टू, वेरी गुड। आयुष मिश्रा जी ने कहा था इन, फ्रॉम। सृजन दुबे ने भी लगभग सभी सही किए। जिसने फ्रॉम सकम का नहीं किया वो देख लो, सकम टू डेथ। अब मैं सबकी लॉजिक सुनाता हूं और कुछ और चीजें याद कराऊंगा। देखो किसी भी काम में जब लिप्त होना हो या किसी भी काम में लगे होना, किसी भी काम में लगे होना, काम में लगे होना, इन सब को दर्शाने के लिए इन का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड का बिल्कुल सही दिया आयुष मिश्रा। जैसे कि हमने कहा अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज का मतलब होता है किसी बुरे काम में साथ देना या किसी बुरे काम में लगा होना। देखो इनका यूज होता है। अब्जॉर्ब्ड, इसके साथ भी इन, इसका मतलब होता है किसी काम में तल्लीनता से डूबे हुए होना, है ना। एनग्रॉस का यूज भी कर सकते हैं अपन, एनग्रॉस्ड इन। इसका मतलब भी सेम होता है, किसी काम में बुरी तरीके से लगे होना, है ना। सोक्ड, भयंकर तरीके से किसी काम में लगे होना। तो किसी भी काम में लगे होना या किसी काम में लिप्त होना। जैसे हम एक और बोल सकते हैं इंडल्ज। इंडल्ज सेम मतलब है किसी काम में लिप्त होना, इंडल्ज इन। तो इन सारों को एक साथ याद करोगे, अलग अलग याद नहीं करोगे, तुरंत याद हो जाएगा। क्या याद करना है? किसी भी काम में लिप्त होना, तल्लीन होना या किसी काम में अच्छे या बुरे में किसी के साथ लगे होना। इस सब को दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? इन लगाना है। तो बात समझ में आ गई। अकम्प्लाइज, एब्जॉर्ब, एनग्रॉस्ड, सॉक, इंडल्ज, इन सब के साथ इन का यूज होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना। तो एब्जॉर्ब इन, ठीक है। थॉट यानी डूबा हुआ था, विचार में डूबा हुआ था, ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब हम समझते हैं दूर रखना, फ्रॉम आ जाएगा। सकम टू का मतलब होता है घुटने टेक देना, किसी चीज के आगे हार मान जाना या डेथ हो जाना, इसको भी कहते हैं सकम टू, ठीक है। सकम टू, यील्ड, यील्ड मतलब हार मान लेना, ठीक है। सकम टू। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग, काम करने से वंचित किया गया, रोका गया। कोई भी काम करने से रोकते हैं तो फ्रॉम आते हैं। बेसिक से समझ गए बात को, वेरी गुड। नेक्स्ट इन सब में भर दो फटाफट से। समय है आपके पास में, आप ये सारे के सारे भर दो। आई प्रेफर मिल्क डैश टी, ये तो अभी पढ़ के ही आए थे अपन थोड़ी देर पहले। इसका आंसर तो देना ही होगा आपको। बाकी सबका शायद आपको मतलब जिनको पता है वो फटाफट बता दें। एम एट, ठीक है। तो पहले में टू लगाया भैया। जितने भी लैटिन थे हमारे, प्रेफर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, सबके साथ टू लगाया। बिल्कुल सही जवाब। और जेलस फ्रॉम नहीं, जेलस ऑफ।
एम एट, सृजन दुबे बिल्कुल सही है। डिवोटेड टू बिल्कुल सही है, वेरी गुड। मनोज कुमार जी ने कहा है मिल्क टू, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो सुनो, अब ये जेलस के साथ में आता है ऑफ, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं होती है। मिश्रा जी ने कहा है ऑफ, बिल्कुल सही कहा है आयुष जी, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो एक ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया। मन की भावनाओं को व्यक्त करने वाले एडजेक्टिव जैसे कि डिजायरस, जैसे कि एनवियस, जैसे कि जेलस, है ना, और अफ्रेड, ये जितने भी होते हैं ना मन की भावनाओं को व्यक्त करने वाले आपके एडजेक्टिव, इन सब के साथ ऑफ ही आता है भैया, तो ये हो जाएगा ऑफ। ठीक है। एम्ड हिज गन एट, बिल्कुल सही है। एम निशाना साधने के लिए एट का यूज होगा। जेलस ऑफ हो जाएगा, मिल्क के साथ यहां टू आ गया। डिवोटेड टू, ये आंसर सबने दे दिया था, ठीक है। लाइकिंग फॉर, देखो लाइकिंग का मतलब होता है पेंचेंट। इंक्लिनेशन, ठीक। और क्या हो सकता है, प्रीडिस्पोजिशन, इन सब के साथ आता है फॉर। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे अपन ने कुछ लिखे हुए हैं, इसको ही देखना। बहुत बढ़िया चीज बताता हूं आपको, बहुत सारे प्रीपोजिशन याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये कहां तक दिख रहा है ये आपको, ये मेरे को पता नहीं, लेकिन ये सारे प्रीपोजिशन एक ही साथ आपको याद करा देता हूं तुरंत 2 मिनट में, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सारे दिख रहे हैं ना। देखो अफ्रेड का मतलब होता है डरना, मन की भावनाओं को व्यक्त करता है। जेलस जलना, एनवियस ईर्ष्या करना, अशेम्ड मतलब शर्मिंदगी, दिल से अपने आप की एक भावना व्यक्त करती। अवेयर का मतलब सतर्क, कॉन्शियस का मतलब होता है सावधान सचेत, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञान। अक्यूज्ड को इसमें नहीं लेते हैं, चलो अक्यूज्ड और गिल्टी के साथ आता तो यही है, लेकिन फिर भी इसको छोड़ो आप। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा, रिलीव्ड का मतलब होता है रिलीव हो जाना, सब जानते हैं। प्राउड का मतलब होता है गर्व, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास। ये सारे दिल और दिमाग की स्टेट को बताने वाले एडजेक्टिव हैं, या नहीं है। दिल व दिमाग की स्टेट यानी अवस्था को बताने वाले एडजेक्टिव हैं, और ऐसे सारे एडजेक्टिव के साथ ऑफ का यूज होगा। किसका यूज होगा भैया, ऑफ का यूज होगा। तो अब आपको ये याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना और बस थोड़ा सा मतलब भी पता हो इनका और एक लॉजिक पता हो। लॉजिक क्या है कि दिल और दिमाग की स्टेट को बताने वाले जो एडजेक्टिव होंगे, ऐसे एडजेक्टिव जो हमारे दिल या दिमाग के स्टेट यानी कि अवस्था को बताते हो, ऐसे किसी भी एडजेक्टिव के साथ हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर ये बात याद है और इनके मतलब याद है तो प्रीपोजिशन याद करने की आवश्यकता आपको कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, आपसे कांटेक्ट कैसे हो सकता है? दोस्तों मैंने आपसे कहा था, वैसे तो हमारी क्लास लग रही है स्पेशल में, या आपको पता ही है स्पेशल में कहां की क्लास लग रही है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था एक चैनल है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स, इसको आप वो कर लो, क्या कहते हैं उसको, हाँ सब्सक्राइब कर लो या इसमें ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा भी ज्वाइन किया हुआ है। 73 मेंबर्स या 75 ऐसे कुछ मेंबर्स हैं इसमें, ढूंढना इस नाम से। हो सकता है आपको 2-3 चैनल मिल जाएं, ज्यादा मिल जाएं, तो आप है ना उस पे मत करना। मैं बताता हूं आपका इसको लोगों का कलर क्या है ना। इसका जो प्रोफाइल पिक है उसमें लिखा हुआ LD, और ये कलर मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद ब्लू सा कलर है, और 74 मेंबर्स हैं, 74 मेंबर्स हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए भैया, यहाँ पर हम भी हैं, तो ये हो गया कांटेक्ट, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कांटेक्ट हमारा क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्लास में हो ही रहा है। सृजन जी आप लगातार क्लास में हो, स्पेशल क्लास में भी आप लगातार हो,
इसके अलावा आप एक बार इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं, ठीक है। ठीक है सचिन जी, इस ग्रुप को आज ज्वाइन करो आप, और बाकी चीजें तो हम पढ़ ही लिए हैं। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त करें या कुछ क्वेश्चन भी करने हैं? कुछ क्वेश्चन और करना चाहोगे कि बस खत्म कर दें? तो भैया ये लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स को आज ही ज्वाइन करें। इसके बाद उसमें क्या है, हमारी नोटिफिकेशन भी आती है, हम भी होते हैं, तो वहां पे हम चर्चा कर सकते हैं और आगे जो भी हो वहां से अपन देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, काफी समय हो गया है दोस्तों। तो प्रीपोजिशन मुझे लगता है कि अगर आपको आज ये बात का एहसास तो हुआ होगा कि अगर इसको थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन करने हैं क्या? तो बताओ ना, क्वेश्चन करने हैं तो कर लेते हैं। चलो आ जाओ, इन तीनों का करता हूं। तीनों का आंसर दे दो, मैं आता हूं आधे सेकंड में, नहीं आधे मिनट में। Class is over. क्लास खत्म हो गई है? तुम सामने हो क्या? हो गई। हाँ? किसने कहा नहीं हुई है क्लास खत्म? तुम आई थी क्या सामने? हाँ भैया, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन हो गया, हमारे घर में लगा लोगों को कि क्लास खत्म हो चुकी है, और किसका लिया उन्होंने सिस्टम। चलो मैं बता देता हूँ फटाफट से इन तीनों का आंसर। आप लोगों ने भी आंसर दिया है, फटाफट से देख लेते हैं। कोमल चौधरी ने कहा इन्फेस्टेड विथ, आयुष मिश्रा जी ने कहा है ऑफ, ठीक है। अम्यूज, अच्छा एट, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूं, अम्यूज्ड एट हर इग्नोरेंस, बताया था ना शुरुआत में, अम्यूज के साथ विथ और एट दोनों आते हैं, ये तो हम पढ़े ही थे, विथ और एट दोनों आते हैं। विथ आता है किसी पर्सन की बात करोगे तो, और एट आता है अगर किसी बात पर हो तो ये अम्यूज्ड ऑफ एट हर इग्नोरेंस ऑफ सिंपल फैक्ट्स, किसी का मजाक उड़ाना भी होता है वही अम्यूज एट, है ना, किसी की हंसी उड़ाने के लिए भी करते हैं अम्यूज एट, तो यहाँ अम्यूज एट हो जाएगा। तेंदुलकर इज अकम्पलिश्ड इन, अकम्पलिश्ड इन का यूज होता है, और इन्फेस्टेड के साथ तो विथ होता है, ये तो हम अभी अभी पढ़ के आए थे, किसी चीज से भरे हुए होना, ठीक है। मजाक उड़ाने के लिए अम्यूज्ड एट का यूज, ठीक है। अकम्पलिश्ड के साथ तो इन होता है, ये परिपूर्ण होना किसी बात में। अकम्पलिश के सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, बता सकते हैं क्या? एफिशिएंट, डेक्स्ट्रस, अकम्पलिश्ड, और जो भी है इन सब के साथ में कौन आएगा? इन आएगा। शाबाश, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस।
ठीक है, वेरी गुड। एक्सपेल्ड फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, शाबाश। ये अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो अपन इस आधार पे इन दोनों के आंसर कर सकते हैं। अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। रिफ्रेन का मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज से दूर रहना चाहिए। ये कह रहा है कि टॉकिंग, फालतू बात करने से दूर रहना चाहिए। दूर रहने के लिए किसका यूज होता है? फ्रॉम का यूज होता है। वेरी गुड। शी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द क्लास, क्लास से निकाल दिया, देखो निकाल दिया तो भी फ्रॉम का यूज होता है। वेरी गुड। डिजायरस के साथ ऑफ आ जाएगा, और जीलस के साथ क्या आएगा भैया? राम इज जीलस। वेरी गुड। जल्दी से बताएं भैया, जीलस के साथ क्या आना चाहिए? टू नहीं, टू तो नहीं आएगा। जीलस के लिए ऑफ और इन का यूज किया जा सकता है। देखो, जील का मतलब क्या होता है? जील का मतलब होता है उत्सुकता, और जीलस का मतलब होता है उत्सुक। और उत्सुक मैंने कहा दोस्तों, एक दिल और दिमाग की स्टेट को कहा जाएगा। दिल और दिमाग की स्टेट को कहा जाएगा। तो आई थिंक ऐसा बताने के लिए ऑफ और इन का यूज किया जा सकता है। फिर भी अपन और चेक कर लेंगे। जीलस के साथ आई थिंक समवेयर ऑफ तो 100% सही हो सकता है, पर शायद कहीं ना कहीं फोर का यूज भी किया जा सकता है। शायद जील के साथ फोर होता है। ओके, आई गॉट इट, ऑफ ही होगा भैया। राम इज जीलस ऑफ हिज स्टडी, उत्सुक है अपनी पढ़ाई के लिए, उत्साहवर्धक है, उत्साह। और ये क्या होता है? एक माइंड या फिर हार्ट की स्टेट के बारे में बात करता है, दिल और दिमाग की स्थिति, जिसके लिए हम ऑफ का यूज तो 100% कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बनाया आसान। अब एक दो क्वेश्चन आए थे। सृजन दुबे जी, आपको ग्रुप आराम से मिल जाएगा, एक बार आप ट्राई करें। अपने टेलीग्राम में जाकर एक बार लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स के नाम से सर्च करें, आपको पहली बार में चैनल मिल जाएगा। और चेक करके मुझे बताएं कि मिला कि नहीं मिला। लेट्स क्रैक डिफेंस, सिर्फ लेट्स क्रैक डिफेंस के नाम से है, सॉरी, लेट्स क्रैक डिफेंस, और मेंबर है इसमें 74। भैया आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छे से नहीं मिल रहा है? एक बार आप लेट्स क्रैक डिफेंस के नाम से सर्च करो। अगर नहीं मिले तो फिक्स 1 आवर के बाद आके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये ऐड करवा दूंगा, इसका जो वो है, क्या कहते हैं, लिंक जो है ना टेलीग्राम चैनल का, वो मैं इस वीडियो के लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बात को थम्स अप कर देना। दूसरा दोस्तों, जल्दी से बात सुनते जाओ कि अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको फिक्स प्रिपरेशन ठीक से याद करवाने का पूरा प्रयास किया है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है? नेक्स्ट जो सेट है फिक्स प्रिपरेशन का, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगली क्लास में हम जरूर करेंगे, नेक्स्ट में। तब तक के लिए मेरे दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और सभी इन सारे नोट्स को ढंग से लिख लेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सारे नोट्स लिख लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।